Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. From today, we shall start the first unit of the political science, that is autocracy. ठीक है, जैसे हम जो भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, उसको हम अपने अपने अकॉर्डिंग मेनली हम ये कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट को 5 यूनिट में हम डिवाइड करके रखेंगे। ठीक है, वैसे तो बुक्स में आप देखेंगे एम लक्ष्मीकांत में उसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से दिया गया। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो रैंडमली दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे पार्ट 1 में आपका इंडियन एंड स्टेट्स है, पार्ट 2 में आप देखेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता दिया गया है, पार्ट 3 जो है ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है फंडामेंटल राइट्स है। तो ऐसे ही हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हमको इजी रहेगा। एम लक्ष्मीकांत में अलग अलग तरीके से दिया गया है, एनसीईआरटीज में अलग अलग चैप्टर्स में दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हमको समझने में परेशानी जाती है और हम क्लियरिटी नहीं आ पाती। लेकिन हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करते करते पार्ट 22 तक, तो हमको काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैंने बताया था कि इन्हीं पार्ट को भी हम 5 भाग में डिवाइड करके रखेंगे, 5 यूनिट्स में। पहला मैंने बताया था ऑटोक्रेसी, दूसरा बताया था मैंने इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसको आप देख लीजिएगा, फोर्थ होगा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे डीप में, और फिफ्थ यूनिट होगा हमारा अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला ऑटोक्रेसी, इसको ब्रीफ में लिखते हैं क्योंकि ऑटोक्रेसी हम हिस्ट्री में काफी डीप में पढ़ चुके हैं। ऑटोक्रेसी क्या होती है और कैसे जो है राजा अपने या तो बाई बर्थ वो राजा बनता था या फिर कोई दूसरा कोई व्यक्ति जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा ताकतवर है, उस पर अटैक करके अपनी आर्मी वगैरह से अटैक करके उसको हरा करके अपना जो है राजा बन जाता था। तो दो तरह से ऑटोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो स्थापित होता था, जो गवर्नमेंट था वो फॉर्म होता था। पहला तो होता था बाई बर्थ कि हाँ भाई राजा है तो उसी का बेटा ही राजा बनेगा, या फिर बाई पावर, पावर यानी कि अगर आपके पास ज्यादा पावर है तो आप अटैक कर दो, उसमें कोई रूल रेगुलेशन, कोई इंटरनेशनल लॉज वगैरह उस समय लागू नहीं होते थे, जैसे आज अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है इंटरफेयर कर रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया को यह बोल रहा है कि आप ज्यादा उस तरह से एनवायरमेंट क्रिएट ना करें वॉर वाला। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा आज जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन पहले ऐसे नहीं थी। पहले इफ यू हैव पावर देन यू कैन डिफीट योर एनिमी, अगर आपके पास पावर होता था तो आप किसी भी जो राजा है उसको हरा करके राजा बन सकते थे। ठीक है, कंपटीशन पहले भी था, कंपटीशन अभी भी है, लेकिन अभी क्या है, डेमोक्रेटिक कंपटीशन है कि अगर आपको सपोज यू हैव टू रूल ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंट्री, तो आपको मेजोरिटी में कोई पार्टी बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ऑटोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए यूनिट नंबर 1 ऑटोक्रेसी है ना, इसको हम ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिक्स, आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, ये सब कहां से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया हुआ है। ये जो वर्ड है पॉलिटिकल साइंस हो गया या पॉलिटिक्स हो गया, और पॉलिस, पॉलिस का जो मीनिंग क्या होता है, अ सिटी या स्टेट, एक सिटी स्टेट जो क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पॉलिस वर्ड से आया है पॉलिटिकल साइंस। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ हम हिस्ट्री लेंगे, वैसे तो ज्यादा आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा हमको उस वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आखिर वो वर्ड आया कहां से। तो पॉलिटिकल साइंस ग्रीक वर्ड पॉलिस से लिया गया है और जिसका क्या मीनिंग होता है, सिटी स्टेट, द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है पॉलिटिकली, है ना। ऑर्गेनाइजेशन भी कई तरह से बनते हैं, जैसे फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जनरल फॉर्म उसका मतलब होता था पॉलिस वर्ड से। ठीक है, अब देखिए जो मेन फिलोसोफर है, फर्स्ट हमने देख लिया कि ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है। सेकंड देखते हैं कि मेन फिलोसोफर इन द पॉलिटिकल फिलोसोफर बोल सकते हैं ना, मतलब साइंटिस्ट बोल सकते हैं इन द पॉलिटिकल साइंस के। हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई वहां पर हिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट समझ जाइए कि उसमें सोचने वाले, उसमें रिसर्च करने वाले। तो जो एंशियंट फिलोसोफर है वो सुक्राट्स बोले जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद उसके जो टीचर, उसका जो स्टूडेंट था प्लेटो, इसको तो आप जानते होंगे, प्लेटो जो बहुत बड़े फिलोसोफर्स है, फिर सोशियोलॉजी वाले भी इनको पढ़े होंगे। तो हम ये जानेंगे कि सुकराट जो है एंशियंट फिलोसोफर थे, उनके जो स्टूडेंट थे वो तो प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जिसको अरस्तु बोला जाता है हिंदी में, अरस्तु, एरिस्टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों जो है ये टीचर, फिर स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट, तो ये रिसर्च करते थे, और एरिस्टोटल को ही द फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता है ना। इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो ये तो वर्ल्ड की बात हो गई कि हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो एरिस्टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंडिया में हमको मनु को बोला जाता है। आप बार बार एक बुक का नाम सुनते होंगे, मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति। वैसे तो हमने वैदिक कल्चर में पढ़ा था कि वेद थे बहुत सारे, ठीक है, वेद थे, पुराण थे, अरण्यक थे, लेकिन स्मृतियां थी। स्मृति में मैंने एक बार हल्के से बताया था कि मनु स्मृति, इसमें पूरा रूल रेगुलेशन लिखा गया था कि किस तरह से क्या 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 सिस्टम चलेगा, और उसको फिर बाद में देखा गया मॉडिफाइड भी कर दिया गया था, और फिर जो कुछ अपर क्लास वाले लोग थे वो अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते थे। ठीक है, इसीलिए मनुस्मृति कभी कभी देखा गया कि क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि इसने समाज में क्लास, कई सारे क्लास में इसको डिवाइड कर दिया था। ये हम नहीं करेंगे। मनुस्मृति यानी क्या होता है कि इसमें कुछ रूल्स थे, अच्छे थे, बुरे थे, ये तो रिसर्च की बात है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इंडियन फिलोसोफर में मनु को ऐसा माना जाता है कि वो मनु पॉलिटिकल साइंस के ये फिलोसोफर थे, और मनु स्मृति इनकी बुक थी। ठीक है, अब देखिए आते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी आपको पता चल गया, ऑटो यानी होता है खुद से। इसमें क्या होता था, किंग होता था, तीनों पावर, रूल बनाने का पावर और रूल को एग्जीक्यूट कराने का पावर, अगर आप रूल को ब्रेक करते हैं तो पनिशमेंट देने का पावर, तीनों जो पावर है, द थ्री पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज इन द सिंगल पर्सन, दैट वाज किंग। वो राजा होता था, और इसीलिए इसको ऑटोक्रेसी क्यों बोलते थे, क्योंकि बाय बर्थ राजा बन जाता था। आपको ऑप्शनल चॉइस नहीं मिलता था कि अगर आपको ये राजा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटा दें, कोई नहीं, वो सालों साल तक राजा बने रहता था, कोई इलेक्शन होता नहीं था। मतलब आप समझ जाइए कि लाइफ टाइम के लिए वो उस पावर में रहेगा, जब तक कि कोई दूसरा किंग या एनिमी उस पर अटैक करे और उसको डिफीट करे। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता था। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। यहाँ डेमोक्रेसी में हर 5 साल में आपको एक चांस मिलता है कि आप जो कंट्री के जो टॉप लीडर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोक्रेसी में ऐसा नहीं था। एक बार अगर वो फैमिली का कोई मेंबर किंग बन गया तो फैमिली बाई फैमिली आप देखेंगे कई साल तक वो एक ही डायनेस्टी के लोग जो है राज करते थे। इसीलिए आप देखेंगे पहले जो डायनेस्टीज थी वो मौर्य डायनेस्टीज इस तरह से चलेगी, मौर्य का पूरा फैमिली चलेगी। मुगल डायनेस्टीज, सल्तनत डायनेस्टीज, मतलब एक बेटे से बेटे से बेटे बेटे फैमिली ही चलता था, उसी को बोलते थे ऑटोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी में, तो फैमिली यहां पर मैटर नहीं करता। यहां पर जिसको पीपुल्स जो है इलेक्ट करेंगे वो यहां पर टॉप लीडर बन सकता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी समझ आ गया, क्योंकि बाय बर्थ होता था, जो क्राइटेरिया होता था राजा बनने का, बाई बर्थ या फिर बाई पावर। अगर आप किसी राजा को, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को डिफीट करके देखा था कि अपना नया एम्पायर बनाया था और उसके बाद ऑर्गेनाइज किया था, तो आप देखेंगे कि बाई बर्थ भी होता था राजा का क्राइटेरिया, या फिर बाई वॉर। मतलब उस समय समझ जाइए कि एग्जाम अगर देना, आपको टॉप में जाना है तो आपको वॉर लड़ना पड़ेगा, पावर लड़ना पड़ेगा। पावर किस पे डिपेंड होता था, ऐसे आजकल तो देखिएगा एक एटम बम है जो साइंटिफिकली है, एटम बम अगर किसी कंट्री भी गिराएंगे तो कई लोग जो हैं वहां पर डेथ हो सकती है और कई लोग उससे इफेक्टेड हो सकते हैं एक ही बम से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होता था, तो बाई मैन पावर, यानी जिस आर्मी में जितने ज्यादा सैनिक रहेंगे या जिस राजा के पास जितना पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है, उसका पावर उतना बढ़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे पहले के राजा या फिर पहले के लोग बहुत सारे मैरिजेस करते थे, चाहे नॉट ओनली वन रिलीजन, बाकी लगभग सारे रिलीजन में आप देखेंगे कि बहुत सारे मैरिजेस करते थे। और क्योंकि उनको आर्मी खड़ी करनी होती थी, आर्मी खड़ी करनी होती थी, इसलिए पॉपुलेशन उनको चाहिए होता था। तो रिलीजन के बेस पे और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि डायनेस्टीज के बेस पे या कैसे भी हमको पॉपुलेशन पर डिपेंड था पूरी पूरी सोसाइटी। लेकिन इन द प्रेजेंट सिचुएशन द कंट्री प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या है, अब आपका पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं, आप किसी कंट्री में करोड़ों अरबों खरबों पॉपुलेशन रखो, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है
तो आप 2-4 करोड़ वाले भी कंट्री है तो भी आप राज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल इजराइल वगैरह में देख सकते होंगे कि इजराइल का पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी उन्होंने कितने सारे देश से वॉर लड़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर यही ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम रहता तो इजराइल को आप देखेंगे ईरान से लेकर के जिन कंट्री के साथ उन्होंने वॉर लड़ा है सब उसको डिफीट कर लेते, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस जो बताने का मतलब ये है कि डेमो ऑटोक्रेसी में बाई पावर भी है, जो टॉप लीडर है वो चेंज हो सकते थे, और पावर किस पे डिपेंड होता था, मैन पावर, यानी कितना पॉपुलेशन आपके पास है। लेकिन अब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है। तो ठीक है, तो अब देखेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी का हमको इतना ही जानना था इन द पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट में कि ऑटोक्रेसी में बाई पावर या फिर बाई बर्थ हमको टॉप लीडर चुना जाता था। अब आ गया डेमोक्रेसी, ठीक है। 1947 में देश फ्री हो गया था, ठीक है। देश फ्री हुआ तो इंडिया को कैसा स्टेट बनाया गया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। भारत को देश नहीं बोला गया, पहले तो क्या बोला गया, यूनियन। यूनियन यानी क्या होता है कि एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफ स्टेट्स, यानी बहुत सारे स्टेट जो है वो मिले रहेंगे, एक रहेंगे, और उस बाद कंट्री बनेगी, ठीक है। ऐसे में क्या होता था, अगर डायरेक्ट हम कंट्री बोल देते हैं कि इंडिया एक कंट्री है तो चांसेस होता है कि फिर से ये ब्रेक हो जाए। लेकिन अब क्या बोला गया है कि इंडिया जो है कंट्री नहीं है, वो ग्रुप है स्टेट्स का, स्टेट्स के ग्रुप है ना। स्टेट बाहर जा सकते हैं और ना कोई स्टेट सुप्रीम बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इंडियन को क्या डेफिनेशन दिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। वैसे तो हम इंडिया को कंट्री बोल देते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में देखेंगे तो भारत को राज्यों का संघ बोला गया, भारत देश नहीं बोला गया। यही सब बेसिक डिफरेंस थोड़ा हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसको भी वैसे तो यूनियन ऑफ स्टेट बोल दिया गया, लेकिन इसकी कई कई क्वालिटीज भी बताई गई है, जैसे सॉवरिन। सॉवरिन क्या होता है कि अपने डिसीजन खुद ले सकना। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपको पाकिस्तान पे अटैक करना, जैसा अभी सिचुएशन बना हुआ है, तो अगर आप किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने रूल रेगुलेशन, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं सॉवरिन। सॉवरिन यानी होता है आत्मनिर्भर, समझ जाइए, सॉवरिन यानी क्या होता है, आत्मनिर्भर। तो सॉवरिन है इंडिया, इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर किसी पे अटैक करना तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिकली और ऐसे भारत जो है दूसरे देशों को सुनता है, लेकिन सॉवरिन कंट्री अगर कोई है तो वो सब कुछ उसको आप समझ जाइए कि सब कुछ फैसला जो लेने का जो अधिकार होता है, जो राइट्स होते हैं, वो उनके पास खुद होता है, उसको बोलते हैं सॉवरिन। सोशलिस्ट ने देख सकते हैं सामाजिक, सेकुलर, धर्म निरपेक्ष वाला मैंने बताया था कल ही कि कोई भी रिलीजन को यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं प्रजातंत्र वाला रिपब्लिक है, ठीक है। तो यहां देखिए इंडिया फ्री हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया, और सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है और इंडिया, हमारा इंडिया। तो 4-5 डेफिनेशन बोला गया है, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं प्री में, है ना, मेंस में भी इसी से बनते हैं। तो धीरे धीरे जो टर्मिनोलॉजी उसको अच्छे से समझते जाएंगे। उसके बाद देखो, भारत बन गया 1947 में, एंड 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा प्रिपेयर हो गया 1946 से, आप देखेंगे 3 इयर्स लगे थे, लगभग 3 इयर्स, और 1950 में अडॉप्ट किया गया। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यही प्रूफ देता है कि अब डेमोक्रेसी चल रही है, और सारा जो रूल रेगुलेशन है वो इसी पे ही बेस्ड है, और यही बुक से अभी जो हमारा कंट्री इंडिया है वो रन हो रहा है। कोई भी आप चीज देखेंगे, जैसे कंट्रोवर्सी आती है, तो सब कुछ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमको सेव करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे आप देख सकते हैं कि प्रेस हो, मीडिया हो, सब कुछ किसको बचाने में लगी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम संविधान करते हैं तो पहले संविधान को जान भी लेना चाहिए, तब जाकर के हम उसको बचाएंगे। अब हम उसको जानेंगे नहीं, बस बचाएंगे, बेसलेस बोलते जाएंगे, तो हम किसको बचा रहे हैं, क्या एक बुक को बचा रहे हैं, क्या वो सिस्टम को बचा रहे हैं। तो आपको पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा, ठीक है। तो ये ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी कैसे शिफ्ट हुआ हमने शॉर्ट में देखा था, और ये यूनिट नंबर 1 यहीं पर हम एंड करते हैं। अब जल्दी से हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, जो कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले, पढ़ने से पहले यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था, या फिर कौन कौन से जो एक्ट थे वो बैकबोन बने फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर यूनिट नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। यूनिट नंबर 4 जो होगा हमारा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को हम डीप में पढ़ेंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक। और यूनिट नंबर 5 जो है वो अमेंडमेंट कैसे होता है वो भी देख लेंगे, और वो भी हमारे पार्ट 20 में दिया गया। ठीक है, तो पार्ट वाइज ही पढ़ लेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो पूरी पॉलिटी खत्म है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी से बना के करेंगे ना, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। मैंने बताया था ना कि अगर आपको इफ यू वांट टू लर्न मैथ्स, मैथ्स में फार्मूला बैकबोन होता है, फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में ग्रामर आपको आना चाहिए, ट्रांसलेशन रूल्स आने चाहिए। वैसे ही अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी आपको पार्ट वाइज पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिचुएशंस आएंगे। तो उस तरह से पढ़ेंगे तो हमको मेमोराइज करने में काफी इजी होगा। तो अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 की इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।